मैं बलराम कुर्रे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा। नमस्कार। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ओवरव्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर एवं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ये चर्चा करेंगे कि समस्त जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रहने के लिए उसमें कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बदौलत ही वे जीवित रहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को संपादित करने के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी सभी ऑर्गेनिजम्स फूड के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड के रूप में मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या कहना चाहिए वो अपने आहार के रूप में यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को इंटेक करते हैं। वास्तव में यह जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो जीवधारी के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डाइजेशन हो करके सिंपल मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है या डिग्रेडेड हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन हो करके सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसी तरह प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है तो डिग्रेड होकर के बनता है एमिनो एसिड, लिपिड डिग्रेड होकर के बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये इन सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का डाइजेशन होने के पश्चात यह सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। इसके पश्चात इसका इन सिंपल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषण के पश्चात यह ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के पश्चात चूँकि हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में मेनली हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन और लिपिड को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में डिग्रेड हुआ है तो मेनली यहाँ पर हम ग्लूकोज हमारे मेन सेलुलर फ्यूल होता है। फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के थ्रू लीवर में पुनः ग्लूकोज में टूट जाता है जो कि मेन सेलुलर फ्यूल होता है। इन्हीं ग्लूकोज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के लिए एनर्जी के रूप में सारे ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मेटाबॉलिज्म्स क्या है। मेटाबॉलिज्म्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ओनली चेंजेस शब्द से आया है, ग्रीक वर्ड है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चेंजेस। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं हम, टोटल आर सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ सेल। यानी कि जितने भी प्रकार के कोशिकाएं हैं उनमें जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। इनको दो भागों में बांटते हैं, कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये डिग्रेडेड होकर के सिंपल और स्मॉलर और सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड होकर के ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बनाया है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, लिपिड, फैटी एसिड। तो इसी तरीके से एनाबॉलिज्म प्रक्रिया में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसमें कि स्मॉलर और सिंपल मॉलिक्यूल सिंथेसिस होकर के लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये प्रकार का एटीपी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में एटीपी रिलीज हुआ है। तो एनाबॉलिज्म के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनना,
ये इस मेटाबॉलिज्म का उदाहरण है। इस प्रकार समझ सकते हैं मेटाबॉलिज्म को कि जो पॉलीमर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कैटाबोलाइज होकर के मोनोमर बनाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रकार मोनोमर्स जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, ये एनाबॉलिज्म के माध्यम से पॉलीमर बनता है, अर्थात सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें जो है एनर्जी यूज़ होती है। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म इंटरगोनिक और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जबकि कैटाबॉलिज्म एक्सर्गोनिक और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं। आगे देखते हैं हम। ये अब देखते हैं हम, जब ग्लूकोज का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के पश्चात जब ये ब्लड में जाता है, ब्लड के माध्यम से ये सेल में पहुंचता है। ग्लूकोज चूँकि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका सबसे पहले प्रोसेस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और जब ये जो है एक प्रकार का ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं जनरली। एक तो होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा स्प्लिटिंग फेज, और तीसरा होता है इसमें एनर्जी जनरेशन फेज। तो ग्लूकोज के जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो डिग्रेडेड हो करके 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट बनाता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और यह सारे प्रक्रियाएं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपादित होती हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट जो होती है, ये 2 प्रकार से इसका आगे विघटन होता है। एक तो होता है एरोबिक, जब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो भी ये जो है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जैसे लैक्टेट मसल सेल्स में, हम काफ़ी फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, तब पाइरूवेट का लैक्टेट में मसल में लैक्टेट में डेवलप होता है। तो जनरली हम इसको बात आगे के अध्याय में देखेंगे। हम जनरली देखते हैं कि 2 पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम का बनाता है, और यह 2 कोएसिटाइल एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में होती है। इसके पश्चात ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम, इसको हम कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का एंट्री गेट होता है। जितने भी हैं, लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और प्रोटीन है, वो जनरली इन्हीं 2 एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में ही आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करते हैं। तो ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स आगे प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसमें कि संपादित होता है साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल्स। या क्रेब्स साइकिल्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। यह भी एक सीक्वेंशियल प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनरली यहाँ पर 6 NADH और 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ H2O और CO2 का भी प्रोडक्शन होता है, जो कि आगे इसमें से जो रिड्यूस कोएंजाइम बनते हैं NADH और FADH2 इत्यादि पुनः इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर संपादित होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से ये सारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का आगे रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से ATP का प्रोडक्शन होता है, ATP के फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का करेंसी होता है। इन्हीं ATP का सारे ऑर्गेनिजम्स अपने ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को संपादित करने में इसका इस्तेमाल करते हैं।